तो आज की मीटिंग के लिए कुमार, कुणाल कुणाल अनम्यूट हो जाओ। चलो, हाँ भैया। मेरा आवाज़ आ रहा है ठीक से हाँ भैया। और सब दिख भी रहा है। अगर कोई दिक्कत होगा तो अपना माइक अनम्यूट करके बता दें, ठीक है? ओके भैया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। NCl3 का एग्जांपल देखें, बिल्कुल उसी के तरह PCl3, लेकिन PCl3 में थोड़ा सा अलग होता है। अब क्या अलग होता है? तो PCl3 को अगर तुम लोग देखोगे तो फॉस्फोरस यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा पॉजिटिव। और यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है और ओवरऑल जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ये एटम SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वाटर इस पे अटैक करा फॉस्फोरस पे और क्लोरीन को रिमूव करा है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा सेकेंड मोल ऑफ वाटर फिर से फॉस्फोरस पे अटैक किया और इसको रिमूव कराया, और बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड मोल ऑफ वाटर फिर अटैक करेगा और तीसरा क्लोरीन को हटा देगा, ठीक है? तो तीनों क्लोरीन हट रहा है और यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? फॉस्फोरस, इस पे एक OH, दूसरा OH और यहाँ तीसरा OH, ठीक है? ये फॉर्म होगा, प्लस जो क्लोरीन रिमूव हो रहा है Cl- के फॉर्म में, और मीडियम में H प्लस प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर से। तो इससे फॉर्म होगा HCl, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इससे 3 OH ग्रुप अटैच है। अब तुम लोग एक बात सुने होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है? कभी भी एक फॉस्फोरस एटम पे 3 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म का स्टेप होता है। टॉटोमेरिज्म के बारे में भी शायद तुम लोग को नहीं पता होगा। तो एक स्टेप होता है और उसके बाद यहाँ पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे फॉर्म करता है H3PO3, मतलब फॉर्मूला सेम रहता है, बस थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है? एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को थोड़ा दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे H3PO3 का फॉर्मेशन हो रहा है और HCl साथ में, ठीक है? अब इसके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को हम मेंशन भी कर दें, ये चीज़ सिर्फ फॉस्फोरस में होता है, ठीक है? ये टॉटोमेरिज्म वाला स्टेप, तो इसको तुम लोग ध्यान में रखना। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का तुम लोग का रिवीजन भी करवा देते हैं। यहाँ पे जो P डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला, और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो तुम लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा भी जाता है कि ये जो बॉन्ड है ये पी पाई बॉन्ड है या पी पाई बॉन्ड है, ठीक है? तो ये जो बॉन्ड है इसको तुम लोग को चेक करना होता है। इसमें तुम लोग एक्साइटेशन फॉस्फोरस का अटोमिक ऑर्बिटल का डायग्राम बनाते हो और उसके बाद एक्साइट करते हो। इनिशियली सारा आपका सारा सिग्मा बॉन्ड होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, आखिरी वाला पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है? तो ये जो बॉन्ड होता है ये पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, ठीक है? इसको चाहो तो तुम लोग चेक कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, हम ही चेक कर लेंगे। नहीं तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो किसी भी क्या किसी भी एलिमेंट पे वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो हो जाएगा SN2। वेकेंट ऑर्बिटल प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों चीज़ होगा। तो फिर जो हाइड्रोलिसिस होगा वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ठीक है? ये चीज़। और किसी अगर भी एलिमेंट पे या फिर सिर्फ सेंट्रल नहीं, एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट पे, जब हम लोग NCl3 देखे थे तो NCl3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम था, लेकिन क्लोरीन इसका सराउंडिंग एटम था। इस पे +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो और वेकेंट ऑर्बिटल था, तो इस पे हाइड्रोलिसिस में SN2 मैकेनिज्म, ठीक है? ये चीज़। अब यहाँ पे जैसे AsCl3 है, तो जो AS है आर्सेनिक, ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है, ठीक है? और इसमें ऐसा कोई टॉटोमेरिज्म वाला स्टेप नहीं होता है,
ये चीज़ हमेशा याद रखना कि सिर्फ जो टॉटोमेरिज्म वाला स्टेप होता है ये सिर्फ फॉस्फोरस में होता है। इसमें भी जो आर्सेनिक है इस पे AsCl3 में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है +3, और यहाँ पे -1 -1 -1, तो SN2 मैकेनिज्म जो होगा ये आर्सेनिक पे होगा, ठीक है, आर्सेनिक पे होगा। और इसके बाद बता रहा। क्या आवाज़ नहीं आ रहा है? सर कोई ज्वाइन होना चाह रहा है जो हुआ नहीं है। मेरे को तो नहीं दिखा रहा। टेलीग्राम पे मैसेज किया हुआ। यहाँ पे वेटिंग रूम में कोई नहीं है। भैया वेटिंग रूम डिसेबल कर दीजिए। चलो ठीक है, कोई आएगा वेटिंग रूम में तो बता दें। तो यहाँ पे ASOH होल थ्राइस ही बनाएगा और ये जो है टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा इन दिस। ठीक है, ये फॉर्म नहीं करता है, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये टॉटोमेरिज्म का स्टेप होता है। ये मतलब ऐसा पाया गया है कि ये सिर्फ फॉस्फोरस में ही होता है, तो हम लोग उसी में याद रखें। ठीक है, जैसे अगर तुम लोग सुने होगे कि कार्बोनिक एसिड होता है, तो कार्बन पे भी 2 OH ग्रुप या 3 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में, तो वो वाटर लूज कर देता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके का बात है। ठीक है, कि फॉस्फोरस में भी कुछ ऐसा ही देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CCl4। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, CCl4 का जो हाइड्रोलिसिस होता है, पहले इसमें हम लोग पढ़े हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जो CCl4 का केस है इसमें देखो, इसमें जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव +4, क्योंकि यहाँ पे -1 सब क्लोरीन -1 रखेगा। अब यहाँ देखो, इसके इस कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? तो नहीं, इस कार्बन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वेकेंट ऑर्बिटल का अपना कंडीशन सॉल्व सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अब ये जो SN1 मैकेनिज्म है, यहाँ पे तुम लोग जानते हो थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जो भी हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, जो भी हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पे ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हाइड्रोलिसिस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करके किसी चीज़ को हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग ये नहीं कहते कि वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम लोग सुने होंगे, अब तुमको तुम लोग को जो सुने हो वो बता देते कि तुम लोग सुने होंगे कि CCl4 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं करता है, लेकिन चलो अब हम लोग इसका भी हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। ठीक है, तो जो CCl4 का मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है कि एक Cl का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, एक Cl का जो बॉन्ड है ये ब्रेक किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, और रेगुलर SN1 मैकेनिज्म, एक OH ऐड हुआ। इसके बाद क्या हुआ, फिर से एक Cl जो है ये हटा, मतलब ये जो Cl है फिर से ये हटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और फिर से यहाँ पे एक OH जुड़ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 4 OH जुड़ना चाहिए था, लेकिन जैसे ही 2 OH जुड़ा मैकेनिज्म रुक गया। मैकेनिज्म इसलिए रुका क्योंकि एक जो कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, उस पे 2 OH ग्रुप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ से क्या हुआ कि एक H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और फॉर्म किया COCl2। ठीक है, अब ये जो गैस होता है इसको फॉस्जीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर और नाम याद कर लेना, क्योंकि ये जो है तुमसे जेई मेंस में डायरेक्ट पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉस्जीन गैस इज बीइंग लिबरेटेड। ठीक है, वो तुमको ऑर्गेनिक का रिएक्शन देगा, तो इसलिए फॉस्जीन का स्ट्रक्चर और कैसा क्या होता है उसको याद कर लेना। तो यहाँ पे फॉस्जीन फॉर्म किया। अब ये जो फॉस्जीन है, अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब तुम लोग क्या करो कि टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक है, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन ये भी हट जाएगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन।
ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, H2O न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल बोलना सही टर्म नहीं होगा, बेस बोलना ज़्यादा सही टर्म होगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ से ये OH माइनस जुड़ के यहाँ से अटैक कर लेगा। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे इस स्टेप के बाद जो ये क्लोरीन है ये भी रिमूव होगा और यहाँ पे उसके बाद फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, और उसके बाद जो एक दूसरा OH माइनस है वो यहाँ अटैक कर जाएगा। तो इसके बाद जो फाइनली फॉर्म होता है ये होगा COOH होल ट्वाइस, ये चीज़। ठीक है, ये बेसिकली कुछ और नहीं, H2CO3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वाटर है ये फिर से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है। एक्चुअली तो जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है सिर्फ उसमें से वाटर एलिमिनेट होता है अगर दो OH ग्रुप हो तो, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोनिक एसिड है वो H2O प्लस CO2 में ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पे वो CO2 में ब्रेक कर गया और फाइनली तुमको क्या मिला, CO2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर से इसको रिपीट करना है, समझाना है कुछ? इसमें हाइड्रोलाइसिस कहाँ हुआ? ये जो पूरा मैकेनिज्म था, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन करना, तो वो वाटर से रिएक्शन किया। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हाइड्रोलिसिस था इसको मतलब कहते नहीं है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, थोड़ा दो तीन स्टेटमेंट्स को सुनो। ठीक है, अगर जेई मेंस या जी एडवांस में तुमसे कोई पूछे कि क्या CCl4 का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोलाइज होता है, ट्रू फॉल्स, सपोज ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में पूछा है, ठीक है, तो तुम लिखोगे फॉल्स, CCl4 का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज नहीं होता है। अगर तुमसे ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि क्या CCl4 का मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज हो सकता है, तो तुम लोग लिखोगे ट्रू। ठीक है, जैसा तुमसे जानकारी मांगेगा उस हिसाब का तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं स्टेटमेंट को। अगर तुमसे जेई मेंस या जेई एडवांस के किसी एक ऑप्शन में ऑप्शन गिवन हो कि एक ऑप्शन गिवन हो कि CCl4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ठीक है, मल्टी करेक्ट का स्टेटमेंट है, तुमको वहाँ पे टिक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो तुम इसको टिक नहीं करोगे। अगर जो बी ऑप्शन है ये तुमको गिवन है CCl4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एट हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग CO2 गैस या COCl2 गैस, तो तुम उसको टिक करोगे क्योंकि वो सही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अब एक इसमें एक छोटा सा फैक्ट है, फन फैक्ट है कि जो CCl4 होता है इसको एज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब तुम लोग देख रहे हो कि अगर किसी घर में आग लगा हुआ है, ठीक है, या कहीं पे भी आग लगा हुआ है और अगर तुम CCl4 का अ, ले जाके मतलब फायर एक्सटिंग्विशर ले जाके उसको यूज करोगे तो क्या होगा कि वो जो फायर एक्सटिंग्विश कर रहा है या फिर जिसको बचाने लेके जा रहा है वो लोग सबको ही मर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा। ठीक है, तो अगर किसी घर पे तुम लोग लेके जाओगे CCl4 का फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए, तो वहां पे अगर टेम्परेचर हाई होगा तो तुम लोग जिसको बचाने लेके जा रहे हो और जो बचाने जा रहा है दोनों ही मर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये फॉस्जीन गैस बना देगा, COCl2 गैस का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसके वजह से जो बचाने मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर रहा है और जिस पर कर रहा है दोनों मर जाएगा। आग तो बुझ जाएगा लेकिन दोनों मर जाएगा। इसीलिए हम लोग CCl4 का यूज सिर्फ उन केसेस में करते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम मेंशन भी करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। H2O कैसे रिमूव हो गया उससे, COH होल टू Cl2 से? फिर से रिपीट करना अपना क्वेश्चन। H2O कैसे रिमूव हो गया? H2O कैसे रिमूव हुआ? अच्छा, COH होल टू से। देखो क्या होता है ना कि अगर तुम्हारे पास कोई कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, मेरे ख्याल से कंडीशन यही होता है। और इस पे अगर दो OH ग्रुप होता है
ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, कोई आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है, तो क्या होता है कि ये इसमें से दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, बिल्कुल जिस तरीके से फॉस्फोरस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O का जो मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, एक बेसिकली एक टॉटोमेरिज्म जैसा कुछ स्टेप होता है, और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम में रहता है और ये फॉर्म करता है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। ठीक है, इसको तुम लोग वहाँ पे भी यूज़ कियोगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो फिर ये तुम्हारा फॉर्म हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस R को हम लोग H से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, H2CO3, सॉरी एक मिनट, OH से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये बनाएगा H2CO3 गैस। तो ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है बेसिकली। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे ना तो ये CO2 और H2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और तुम लोग इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है पूरे मीडियम का वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो H2 और CO2 में तो ब्रेक करना ही है, इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो CO2 आता है। ठीक है, यहाँ देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये सिर्फ कार्बन के केस में और फॉस्फोरस के केस में होता है जहाँ तक हमको पता है, और ये बेसिकली ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, तो आगे, अच्छा तुम लोग तो अभी तक अल्डिहाइड कीटोन पढ़े ही नहीं, तो तुम लोग आगे जब पढ़ोगे, चैप्टर्स प्रोग्रेस होगा, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोई ना कोई मैकेनिज्म इसको डील करेगा, सर भी बताते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा पढ़ाए थे। हाँ, टॉटोमेरिज्म में पढ़ाए होंगे। आगे इसको इसको बहुत बार यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तुम लोग इस रिएक्शन को याद रखना कि H2CO3 जो होता है ये टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये इक्विलिब्रियम फॉर्म कर देता है H2O प्लस CO2। अगर तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो तुम लोग इस चीज़ को देखे होंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में इस चीज़ को देखे होंगे, और यहाँ पे बोलता भी है कि T=0 पे इतना मोल्स है, T=T पे इतना मोल है, तो फिर KSP KP वगैरह वगैरह निकालो। KP KC वगैरह सब निकालने तुम लोग से पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक और जो तुम लोग का डेली लाइफ एग्जाम्पल है कि अगर तुम लोग पेप्सी का बॉटल लेके आओगे या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल लेके आओगे और उसको जब खोलोगे तो उसमें भी कार्बोनिक एसिड ही रहता है। ठीक है, उसको वाटर में डिजोल्व किया रहता है, तो जैसे ही तुम लोग उसको खोलते हो तो क्योंकि ये टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर के थ्रू ये तुरंत ब्रेक कर जाता है, तो रूम टेम्परेचर पर ही ये CO2 गैस बना देता है और H2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये CO2 फॉर्म कर देता है, और इसीलिए जब तुम लोग उसको पीते हो तो तुमको पता चलता है कि मतलब CO2 गैस रिलीज हो रहा है, उसी का तुमको अच्छा लगता है, मतलब किसी को भी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते समय। तो हाई टेम्परेचर पे तो ये तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, SbCl3 और BiCl3। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ होता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस देखें तो SbCl3 जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये फॉर्म करता है SbOCl प्लस HCl। ठीक है, यहाँ SbOCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से जब BiCl3 रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है BiOCl। ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का चीज़ है, तो इसीलिए इन दोनों को अलग से याद रखना। ठीक है, कोई मैकेनिज्म मत सोचना, बेसिकली ये SN1 SN2 SNA कुछ नहीं होता है, आयनिक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, तो इस चीज़ को हटा दो, बस इस चीज़ को याद रखना क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं दोनों में होता है। ठीक है, इसका नाम होता है एनोमॉइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका होता है बिस्मथाइल क्लोराइड। ठीक है, दोनों वाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टर्बिडिटी क्या होता है, तो जैसे एक मीडियम है, मीडियम में नीचे में वाइट ऐसा लगेगा तुमको कि कुछ धूल जैसा है, मतलब कभी ऐसा देखोगे जैसे जो दूध होता, पानी ले लेना
और उसमें बस एक मतलब जैसे 100 ml पानी लेना, ठीक है, और उसमें सिर्फ 2 ड्रॉप दूध का मिला देना, तो जो कंपोजिशन बनता है ना वो थोड़ा थोड़ा वाइट टर्बिड कंपोजिशन बनता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टर्बिड सोल्यूशन फॉर्म करता है। ये दोनों तुमको अभी के लिए तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तुम लोग लास्ट चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो यहाँ पे इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक पॉइंट भी है वो हम तुम लोगों को अभी बता देंगे इससे रिलेटेड, उसको बस ध्यान में, ठीक है। फॉरवर्ड बोल रहे हैं या टर्बिड बोल रहे हैं भैया? क्या? फॉरवर्ड है या टर्बिड? टर्बिड, TURBID, टर्बिड सॉल्यूशन, ठीक है, वाइट टर्बिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें एक पॉइंट देखो, ऑन एडिंग एसिड वाइट टर्बिडिटी ऑफ SbOCl एंड BiOCl डिसअपियर। इस रीजन को अभी छोड़ दो, रीजन कोई खास काम का नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जब हम लोग ये जैसे ये पूरा फॉर्म हो गया, इसमें हम लोग ऊपर से कुछ H+ डाले तो ये वाइट टर्बिडिटी हट जाता है। क्यों हटता है? तो क्योंकि यहाँ पे HCl पहले से और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो तुम लोग जानते हो ली-चार्टिलियर्स इफेक्ट कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का एक साइड को डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन मतलब दूसरे साइड शिफ्ट होने लगता है। तो यहाँ पे बेसिकली एसिड का जो कंपोजिशन है ये बढ़ने लगेगा और रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो वापस से BiCl3 फॉर्म होने लगेगा और टर्बिडिटी हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। अगर तुम कोई भी एसिड डालो तो ऐसा होगा, SbOCl के केस में भी होगा और BiOCl के केस में भी होगा, ठीक है। वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर करेगा। लेकिन अगर हम लोग टार्टरिक एसिड लेते हैं तो यहाँ पॉइंट देखो, ऑन एडिंग टार्टरिक एसिड टर्बिडिटी ऑफ SbOCl डिसअपियर्स ओनली, ठीक है। BiOCl का टर्बिडिटी डिसअपियर नहीं करता है, इसीलिए इसको एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट लेते हैं। तुम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो क्या? नहीं, नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो क्लास 12 में, क्लास 12 के बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसी पॉइंट से कि दो चीज़ों को सेपरेट कैसे करते हैं, अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट कैसे करते हैं। 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो बहुत सारा टेस्ट कर लेते थे, एफरेसेंस टेस्ट करते थे, लिटमस टेस्ट करते थे। बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही सब चीज़ होता है। अगर तुमसे कोई पूछेगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज़ होता नहीं है, अब ये सिर्फ JEE मेंस और एडवांस से होता है। कोई पूछेगा कि तुम लोग SbOCl और BiOCl में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि दोनों तो वाइट टर्बिड सोल्यूशन ही है और इसका हम लोग कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं पड़ता है। तो तुम लोग का सिर्फ एक ही आंसर होगा कि हम लोग इसमें टार्टरिक एसिड ऐड कर देंगे। टार्टरिक एसिड ऐड करेंगे तो जो SbOCl है उसका टर्बिडिटी खत्म हो जाएगा और BiOCl का टर्बिडिटी मेंटेन रहेगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोक्लोराइड सॉरी, टर्बिडिटी सिर्फ इसी दोनों में है, मतलब टर्बिडिटी है किसके वजह से नहीं समझ में आया। टर्बिडिटी किसके वजह से? अब ऐसा हम तुमसे पूछे PPT किसके वजह से, तो वो कोई सवाल नहीं बनता। टर्बिडिटी क्या होता है वो तुमको बता सकते हैं। हाँ वही पूछ रहा हूँ। टर्बिडिटी तुमको अभी इससे पहले ही बताया कि 100 ml पानी लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा 2 ड्रॉप मिल्क का ऐड कर देना, तो जैसा सॉल्यूशन बनेगा ना उसको तुम टर्बिड सॉल्यूशन कह सकते हो, वाइट टर्बिड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, कुछ कुछ उस टाइप का तुमको दिखाई देगा। टर्म है, बस याद करना। अब यहाँ पे देखो हाइपोक्लोराइड है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोक्लोराइड आयन। ये अभी चीज डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हाइपोक्लोराइड बेसिकली OCl माइनस होता है, तो इसका सबका तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो, इतना सक्षम हो तो स्ट्रक्चर बनाना और उसके बाद देखना। बाकी इसका आंसर टिक भी किया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया भी है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ तक जितना भी तुम लोग चीज पढ़े ना उसको एक सेपरेट फोल्डर में अपने दिमाग में रखो। जैसे SN1 SN2, इस चीज को एक सेपरेट फोल्डर में याद रखो कि अगर SN2 का क्या कंडीशन है, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है तो SN2 होगा एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे होगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा तो ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा, और इसका एग्जांपल हम लोग देखें CCl4, और इसमें हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा।
इस चीज़ को एक सेपरेट फोल्डर में रखना। ये एक कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी हुआ हाइड्रोलिसिस का कि SbOCl मतलब SbCl3 और BiCl3 का आयनिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। उसमें वाइट टर्बिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है SbOCl का और BiOCl का। इस चीज़ को दूसरे फोल्डर में रखना। अब यहाँ से जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये तीसरा चीज़ देखने जा रहे हैं। ये बेसिकली ग्रुप 18 जो होता है, इसमें तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम अभी याद करवाने का तुम लोग कोशिश करते हैं, ताकि तुम लोग को जब ग्रुप 18 पढ़ो तो तुम लोग को थोड़ा आसानी हो। और स्कूल के एग्जाम में तो चल ही रहा होगा ये सब चीज़, वैसे भी याद करना है, वैसे भी याद करना है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ न्यूमोनिक्स यूज करने की भैया कोशिश। आयनिक मैकेनिज्म थोड़ा बता दीजिएगा क्या होता है। नहीं, आयनिक मैकेनिज्म कुछ नहीं होता है, बस नाम याद करना। SbCl3 और BiCl3 के केस में आयनिक मैकेनिज्म होता है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, वो तुम लोग से पूछा नहीं जाएगा, बस तुम याद रखना आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन क्लोराइड्स, ठीक है। तो इस हाइड्रोलिसिस को याद करने के लिए, अब इसको याद कैसे करना है बेसिकली, अब तुम लोग एक बार कंपाउंड देखो, XeF2, XeF4 और XeF6। इसको जब हम लोग ग्रुप 18 पढ़ेंगे ना, तो फिर से तुम लोग को बताएंगे, तो अगर अभी समझ नहीं आता तो बाद में समझ, ठीक है। XeF2, XeF4, XeF6, इसको जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो इस पूरे रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोलिसिस। अब देखो, XeF2 को जब रिएक्ट करा रहे तो XeO2HF, XeF4 को रिएक्ट करा रहे तो XeO2 XeO3HF, और XeF6 को जब वाटर से रिएक्ट करा रहे तो XeO3 और HF, ठीक है। ये फॉर्म करा, तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो हर साल इस पे तुमको एक राइट क्वेश्चन तो हर साल दिख जाता है, ठीक है। तो तुम लोग याद कैसे करें, इसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जो मतलब नॉर्मल तरीके से याद कर सकता है वो नॉर्मल तरीके से भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा, ठीक है। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा। तो ये छोटा बच्चा क्यों है, इसमें फ्लोरीन 2 ही है, तो इसलिए इसको हम लोग छोटा बच्चा, इसको बड़ा बच्चा और इसको सबसे बड़ा बच्चा बोलेंगे, ठीक है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अब जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है वो चॉकलेट से, अगर जैसे वो चॉकलेट से दूर रहता है, मतलब तुम उसको समझाओगे कि यार चॉकलेट मत खाओ, तो वो नहीं खाएगा, तो वो कभी भी चॉकलेट को नहीं खाएगा, ठीक है, और चॉकलेट से दूर रहेगा। अब जो बड़ा बच्चा होता है उसको, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं तो वो चॉकलेट नहीं खाते, और कुछ बच्चे हरामी होते हैं तो वो चॉकलेट खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चॉकलेट खा लिया और कुछ चॉकलेट नहीं खाया, ठीक है। और जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसके पास खुद से पैसा है, खुद चॉकलेट खरीद के खा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। हम एक दो बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा, ठीक है। इसका जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो चॉकलेट नहीं खाते हैं, चॉकलेट से दूर रहते हैं। यहाँ पे जेनॉन और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। जो बड़ा बच्चा होता है वो कुछ चॉकलेट खाता है, कुछ चॉकलेट नहीं खाता है, तो यहाँ पे Xe+O2 और यहाँ पे XeO3 अलग अलग भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और कुछ लोग जो खा लेता है वो XeO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो बड़ा बच्चा होता है उसके पास खुद से पैसा होता है, ये चॉकलेट खा लेता है और XeO3 के फॉर्म में, मतलब कंबाइंड स्टेट में ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और HF तीनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इसको याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो तुम नॉर्मल तरीके से याद कर सको या इस तरीके से याद कर सको, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन है, तो हम लोग बहुत सारे रिएक्शन को इसी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। हम भी इसी तरीके से किए थे। तो हाइड्रोलाइसिस इसमें किसको कहेंगे? हाइड्रोलिसिस में जेनॉन फ्लोराइड का कहेंगे, XeF2 का कहेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और इस केस में क्या हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ये रिएक्शन विद वाटर। हाँ, तो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन तो XeF2, XeF4 और XeF6 का हो रहा है। जैसे NCl3 के केस में हाइड्रोलिसिस NCl3 का कहेंगे ना, क्लोरीन का नहीं कहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से CCl4 में हाइड्रोलिसिस CCl4 का कहेंगे, कार्बन का नहीं कहेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें प्रोडक्ट थोड़ा अलग टाइप का फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
इस चीज़ को तुम लोग अभी से याद रखने की कोशिश करना, तो जब हम लोग ग्रुप 18 पढ़ेंगे तो उसको फिर से तुम लोग को रिकॉल करा देंगे। अभी बहुत सारा हाइड्रोलिसिस भी देखना बाकी है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा स्टोरी, हम लोग जब मतलब हम जब कोटा में थे ना, तो हम लोग को इसको चॉकलेट का नाम देके नहीं सिखाया गया था, हम लोग को इसको गर्लफ्रेंड का नाम देके सिखाया गया था, ठीक है? तो अगर तुम लोग वैसे वैसे मतलब बोकारो में नहीं समझा सकते, तो इसलिए तुम लोग चॉकलेट ही समझ, ठीक है? इसको चॉकलेट, ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं। ये पेज थोड़ा ब्लर हो गया, लेकिन ये पेज जो है ना तुम लोग के सिलेबस के बाहर का है। बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, मतलब XCF6 का बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। वहाँ पे तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस हो रहा था, ना ही एसिडिक मीडियम था, ना ही बेसिक मीडियम था। लेकिन अगर बेसिक मीडियम होगा तो क्या होगा? एक्चुअली जो बहुत पुराना NCERT होता था ना, जो लास्ट एडिशन था, उसमें ये रिएक्शन गिवन था। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है हर साल कि शायद इस पे एक कॉम्प्रिहेंशन बन जाए, ठीक है? तो ये भी जब हम लोग ग्रुप 18 पढ़ेंगे तो हम तुमको वहाँ पे बता दें, ठीक है? ग्रुप 18 का ये सब कंटेंट। लेकिन क्योंकि मतलब जे एडवांस हम लोग को क्लियर करना है, तो हम लोग जब एक चीज़ देख रहे हैं तो सब चीज़ एक ही जगह देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? ये उसका फाइनल रिएक्शन है जो तुम लोग को याद होना चाहिए। XCF6 को NaOH और वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं, मतलब हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो NaHXgO4 बनाता है। इसमें जब एक्सेस OH माइनस डालते हैं तो XgO6 4 माइनस Xg और O2 फॉर्म करता है, ठीक है? ये तुम लोग को अभी समझ नहीं आएगा, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? और बस अगर चाहो तो रिएक्शन एज इट इज़ याद कर सकते हो, ठीक है? तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेक्ट करना किसी साल JEE एडवांस में एज अ कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ठीक है? और कॉम्प्रीहेंशन का जो रिएक्शन होगा, क्वेश्चन होगा, वो ये हो सकता है तुम्हारे साल आ जाए। तो जब हम लोग ग्रुप 18 देखेंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे दो एसिड आता है, एसिड का नाम होता है मार्शल्स एसिड और एक होता है कैरोज एसिड, ठीक है? इसका भी हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं, ठीक है? कैरोज एसिड। अब ये क्या होता है? ये सल्फर का बेसिकली कंपाउंड्स होता है, और यहाँ पे बेसिकली SNAE मैकेनिज्म देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है? सबसे पहले मार्शल्स एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है जे इमेज में एक दो बार पूछा गया, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर याद रखना। कैरोज एसिड, ठीक है? लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग सबको जानते हैं H2SO4 होता है, ठीक है? तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हमको कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस सल्फ्यूरिक एसिड के एक पर्टिकुलर OH में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। यहाँ पे OH की जगह OOH लिख देंगे, ठीक है? मतलब पेरोक्सी लिख देंगे, तो ये हो जाता है कैरोज एसिड, ठीक है? और दूसरा होता है मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड में भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड था हमारे पास इनिशियली, इसके दोनों OH की जगह H हटा देंगे और OH लिख देंगे, ठीक है? मतलब पेरोक्सी लिखेंगे। ये हो गया मार्शल्स एसिड। तो दिक्कत आसान हो गया तरीका याद करने का। सल्फ्यूरिक एसिड याद है तो मार्शल्स एसिड भी याद कर सकता है और कैरोज एसिड भी याद कर सकता है, ठीक है? मार्शल्स एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है H2S2O8 और उसका H2S2O5 होता है, ठीक है? नहीं सॉरी, H2SO5 होता है, ठीक है? इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब याद रखना, इसको आसान हो गया। तो अब देखो, जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले मार्शल्स एसिड का देख लेते हैं, ठीक है? इसका ये जब वाटर से रिएक्ट किया, अब देखो एक एक जो हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता था वो ये कि कितना वाटर मीडियम में प्रेजेंट है। तो अब तुम सोचो, वाटर को तुम रेगुलेट नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज़ को तुमको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है तो उसमें तुमको वाटर रखना ही होता है, तो वाटर इज ऑलवेज एक्सेस, ठीक है? सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन एक्सेस, ये चीज़ तुम लोग ऑर्गेनिक में ही पढ़े होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक एस भी आता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ, ये है H2SO8 मार्शल्स एसिड, ये है, ठीक है। और कैरोज एसिड यही है, ठीक है। तो अब इसमें जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, तो तुम लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, सबसे पहले तो रिएक्शन वहीं पे हो। तो हमने वाटर 1 मोल पहले ऐड किया, मतलब वाटर तो एक्सेस में है, तो एक जो वाटर का लोन पेयर है वो यहाँ पे रिएक्ट किया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज बना, वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे ये चीज़ हटा, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग जानते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे SNA मैकेनिज्म हुआ, और यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, H2O2, और एक OH यहाँ पे लग गया, ठीक है, एक OH यहाँ पे लग गया। सॉरी सॉरी यार, हम कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर तुम लोग को फिर से गलत बता दी, यहाँ पे O बीच में भी आता है, तो यही देख लो एक बार। कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, हम जो स्टार्टिंग में बताए, सॉरी मार्शल्स एसिड का, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो SNA मैकेनिज्म होगा, पहले ये यहाँ पे ऐड होगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, वापस नेगेटिव चार्ज, और ये चीज़ हट जाएगा, ठीक है। और फॉर्म क्या होगा, कैरोज एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद जब कैरोज एसिड वापस से हाइड्रोलिसिस के थ्रू जाएगा, तो उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और H2O2 फिर से 1 मोल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म दिखा सबको एक बार। कोई एक आदमी यार अनम्यूट हो जाओ प्लीज। आदित्य तुम ही अनम्यूट हो। हाँ भैया। दिखा। हेलो। हाँ भैया। ये चीज दिखा जो हम लिखे। हाँ। ठीक है, तो तुम ही बताओ, जब मार्शल्स एसिड हाइड्रोलाइज किया तो फर्स्ट स्टेप पे उसमें मिला कैरोज एसिड, ठीक है।
कैरोज एसिड के बाद फिर वो सल्फर, कैरोज एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर वो जब सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस में गया तो हम लोग को फिर से सल्फ्यूरिक एसिड मिला और H2O2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हेलो, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पे तुम कैरोज एसिड का हाइड्रोलिसिस खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी एक एडिशन एलिमिनेशन वाला ही स्टेप करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था कैरोज एसिड, तो इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा H2SO4 और H2O2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को अभी के लिए तुम लोग छोड़ देना, ठीक है ना। ये चीज़ ग्रुप 16 का रिएक्शन है, तो इस चीज़ को अभी तुम लोग रहने देना। अब देखो यहाँ पे अब एक और चीज़ आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। P4O10 का तुम लोग शायद स्ट्रक्चर तुम लोगों को सर बताए होंगे, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। P4O10 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि 4 फॉस्फोरस को काइट के फॉर्म में अरेंज कर दो। ठीक है, 4 फॉस्फोरस को ऐसे लिख दो। अब इसके बाद इसके बीच में ऑक्सीजन का लिंकेजेस ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑफ O चारों में ऐड कर दो। ठीक है, डबल बॉन्ड O ऐड हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि P4O8 बन चुका है। अब 2 ऑक्सीजन को और ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे बीच में ऐड करते हैं ऑक्सीजन, और ये यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा P4O10 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर ही है, इसको याद ही रखना है। बस बनाने का आसान तरीका, 4 फॉस्फोरस को एट वर्टाइसेस ऑफ काइट पे अरेंज किए, P सिंगल बॉन्ड O चारों पे ऐड किए, मतलब बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चारों फॉस्फोरस से ऐड किए, और बीच में 2 ऑक्साइड का लिंकेजेस ऐड किए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा P4O10 का स्ट्रक्चर। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तब क्या होगा, तो इसके हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले यहाँ जो बीच वाला बॉन्ड ये ब्रेक होता है। चलो इसको हम तुमको अभी नहीं बताते, हमको लगता है ये तुम लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी ग्रुप 15 का रिएक्शन है। ठीक है, हम मतलब जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए ये चीज़ बोल देते हैं, ग्रुप 15 आएगा तब फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे P4O10 तो यहाँ पे जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा कि यहाँ पे वापस से SNA मैकेनिज्म होगा। यहाँ इस फॉस्फोरस पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट किया, नेगेटिव चार्ज वापस पाई बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे फॉस्फोरस पे भी यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, और ये चीज़ रिमूव होगा, इस फॉस्फोरस पे भी होगा, ये चीज़ रिमूव होगा, और इस फॉस्फोरस पे भी होगा, ये चीज़ रिमूव होगा। ठीक है, मतलब चारों जो अंदर का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि चारों पे SNA मैकेनिज्म हो रहा है तो यहाँ पे एक OH 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 चारों पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक OH 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 और यहाँ OH SNA मैकेनिज्म के थ्रू चारों पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि वापस से एक SNA मैकेनिज्म होगा, H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा इस फॉस्फोरस पे। ठीक है, फिर पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड है ये पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर पायरो कंपाउंड बनता है। चलो इस चीज़ को अभी छोड़ते हैं, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतना बता देंगे तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इस चीज़ को अभी यहाँ पे लीव कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 15 का है। कोई बस एक इंसान हमको बस ग्रुप 15 से पढ़ा रहे होंगे, तो ये चीज़ फिर से याद दिला देना कि हमको ये चीज़ तुमको बताना। ठीक है, वैसे तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो हम इसको बता दें क्या? एक्सप्लेन कर दिया सर, ये एक्सप्लेन कर दिया, बता दीजिएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है, SNA मैकेनिज्म आता है तो तुम लोग कर सकते हो।
10 2-3 बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अभी ये सब नाम पे फोकस मत करना, ठीक है? नाम याद करने का अलग तरीका होता है, वो जब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हम लोग उसको वहाँ पे देख लेंगे। यार देखो P4 और 10 का स्ट्रक्चर पहले फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये P4 और 10 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे वाटर को ऐड करना है हम लोग को। वाटर को ऐड करना तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करेगा, और कहाँ रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। तो P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज, मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक साइड। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है? और यहाँ से जो H है ये चीज़ हट जाएगा, ठीक है? क्योंकि OH2 पॉजिटिव बन रहा होगा, और OH2 पॉजिटिव अगर बनेगा तो वो अनस्टेबल होता है, H प्लस रिलीज कर देता है। तो इस पूरे चीज़ के बाद एक स्टेप के बाद क्या हुआ होगा वो हम यहीं पे तुम लोगों को शो करते हैं, ठीक है? इस पूरे चीज़ के बाद ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं मैकेनिज्म हुआ होगा और ऐड हुआ होगा OH, ठीक है? फिर बिल्कुल इसी तरीके से इस वाटर पे भी सबसे पहले OH2 प्लस बना होगा, ठीक है? OH2 प्लस बना होगा, प्लस साइन हटाने के लिए यहाँ से H रिमूव हुआ होगा और यहाँ पे एक OH लगा होगा, OH लगा होगा, और ये वाला जो है ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ होगा, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉस्फोरस पे भी सेम ऐसे नहीं होगा, यहाँ OH लगेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है? और बिल्कुल उसी तरीके से इस पे भी ऐसे नहीं होगा, यहाँ OH लगेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है? अब ये दो ऑक्सीजन था, ये वाटर के फॉर्म में मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? उसका चिंता मत करो। अब यहाँ पे जो हम लोग को मिला ये स्ट्रक्चर मिला, ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन इसका नाम यही है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि वापस से एक एसएनए मैकेनिज्म होगा, ठीक है? वापस से एक H2O का मॉलिक्यूल आया, उसका लोन पेयर है, उसको इलेक्ट्रोफिलिक साइड दिख रहा है, फिर से डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया, ठीक है? लोन पेयर अटैक किया, उसके बाद डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज बना, वापस पूरा एडिशन एलिमिनेशन हुआ, और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाए, ठीक है? H प्लस या मतलब सॉरी OH यहाँ ऐड हो जाएगा एक और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नॉर्मल SNAE ही करा रहे हैं। अगर ये चीज़ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से जाके SNAE मैकेनिज्म एक बार और पढ़ लो तो पता चल जाएगा, ठीक है? इसी में हम तुमको मैनिपुलेट कर करके बता दे रहे हैं कि क्या क्या होगा, ठीक है? नया स्ट्रक्चर्स बार बार नहीं बना रहे। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा SNAE के बाद, H2O था मतलब H प्लस और OH माइनस था, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया होगा तो ये H से बॉन्ड किया होगा और ये OH भैया लैग कर रहा है क्या? ऑडियो नहीं आ रहा भैया। कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑडियो वीडियो। लगता है नेटवर्क इशू है। हेलो, हम्म, हाँ आवाज़ आ रहा है?
आ रहा है। तो ये चीज वापस यहाँ SNA हो रहा है, ठीक है। भैया स्क्रीन शेयर। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ SNA हो रहा है, वाटर से रिएक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये हट रहा है, मतलब सब फिर से SNA हो रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको हटा देते हैं। यहाँ फिर एक नया OH लगा, यहाँ H लगा। अब तुम लोग देख सकते हो कि ये एक दो कंपाउंड्स में ब्रेक कर चुका है, ठीक है। दिख रहा होगा तुम लोग को। इसको बेसिकली हम लोग शायद पायरोफॉस्फेरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो 2 मोल पायरोफॉस्फेरिक एसिड हुआ। अब ये जो पायरोफॉस्फेरिक एसिड है, इसको हम फिर से एक बार बना देते हैं। P डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हुआ, इसका 2 मोल फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ये वापस से एक SNA मैकेनिज्म को अंडरगो करेगा, ठीक है। फिर से वाटर आएगा, वाटर फिर देखा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इस पर फिर अटैक किया यहाँ पे, ठीक है। फिर अटैक किया, पाई बॉन्ड वगैरह शिफ्ट किया, ये चीज ब्रेक किया। अब तुम लोग कुछ लोग सोच रहे होगा कि यही चीज क्यों ब्रेक कर रहा है बार बार, सिंगल बॉन्ड हो OH क्यों नहीं ब्रेक कर रहा है। तुम लोग को पता होगा कि OH इज स्ट्रॉन्ग बेस इज, सॉरी वीक बेस इज बेटर लीविंग ग्रुप, ऐसा होता है। और OH कभी नहीं रिमूव होता है एक्सेप्ट फॉर कैनिजारोस रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज रिमूव किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या, सॉरी, फिर से बोलिए, क्या फिर से बोलिए। ओ डबल बॉन्ड। ठीक है, हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हम बोले कि तुम लोग, कुछ लोग सोच रहे होगा कि ये चीज़ क्यों नहीं हटा, ये चीज़ क्यों हट रहा है बार बार, और ये क्यों नहीं हट रहा है, मतलब OH क्यों नहीं हट रहा है। तो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब सर पढ़ा रहे होंगे तो ये चीज़ बहुत बार बोले होंगे कि OH वीक बेसिस आर बेटर लीविंग ग्रुप। ये चीज़ तुम लोग को शायद बताऊंगे, हम शायद सही बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जो OH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो SNA में कभी ये लीव नहीं करता है, और जो ऑक्सीजन है ये लीव कर जाता है, ठीक है। कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह रिएक्शन में OH भी रिमूव होता है, लेकिन वो तुम लोग बाद में पढ़ोगे, ठीक है। और स्कूल में हो सकता है पढ़ भी चुके होगे। तो यहाँ पे खैर SNA मैकेनिज्म वापस से होगा। यहाँ पे OH2 का बॉन्ड बनेगा, H प्लस हटेगा, H यहाँ से जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला, H3PO4, 2 मोल्स ऑफ H3PO4 का हमें फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। थोड़ा लंबा मैकेनिज्म हो गया, बहुत बार SNAE मैकेनिज्म ही फॉलो हुआ है, और इसमें कुछ नहीं हुआ है। अब तुम लोग सोचोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट तो अभी भी प्रेजेंट है, करा देते हैं एक और बार SNA, करा के देखो क्या होता है। SNA यहाँ पे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये वापस आएगा, तो ये इस चीज को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो OH है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और पुअर लीविंग ग्रुप होता है, ये इसको एलिमिनेट वापस कर देगा। यहाँ पे जो OH2 प्लस का चार्ज बनेगा ना, ये इस चीज को वापस से एलिमिनेट कर देगा, मतलब वाटर बार बार अटैक करेगा और रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ये H3PO4 मिलेगा, ठीक है। अब इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग याद कर लेते हैं। जैसे अगर तुमसे सिर्फ पूछा जाए कि P4O10 को अगर हम लोग हीट इसका हाइड्रोलिसिस किए तो क्या फॉर्म हो रहा है, तो कुछ लोग बोलेगा डायरेक्टली H3PO4 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस गिव्स दिस, ठीक है, सही बात है। लेकिन जब तुम लोग से इतना तुमसे जेई मेंस में सिर्फ पूछेगा, लेकिन जब तुम लोग जेई एडवांस की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, और जिसको जेई एडवांस लिटरली में क्लियर करना है, तो उससे ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, वो यहाँ पे पूछा है क्या क्या बन रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस में देगा, एक मल्टी करेक्ट स्टेटमेंट में। ए ऑप्शन में तुम्हारा दे देगा फॉस्फोरिक एसिड, बी ऑप्शन में दे देगा साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सी ऑप्शन में दे देगा साइक्लिक पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और डी ऑप्शन में दे देगा ऑल, ठीक है। और ये मल्टी करेक्ट है, तो तुमको मतलब यहाँ पे A B C
डी, चारों को टिक करना है, तभी तुमको सही आंसर मतलब जो 4 नंबर है वो मिलेगा। और 4 नंबर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आया कि जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P4 और 10 का भी हार्ड लिस्ट हम लोग देख लिए, ठीक है। P4, अब यहाँ पे ये जो कैटेगराइजेशन है P4 और 10, उसके बाद कैरोज एसिड और मार्शल्स एसिड, इन दोनों को एक बार, इन तीनों का जो कैटेगरी है ये अलग रखना हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। अब खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसका पूरा मैकेनिज्म ही तुम लोग को बार बार बताया है, ठीक है। मतलब तुम लोग को नहीं, मतलब हम लोग को जो बताया गया था। तो ये चीज़ को तुम लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो 5 टाइप का प्रोडक्ट बनता है। एक बीच में ट्राई पॉलीफॉस्फेरिक एसिड भी बनता है। मतलब ये बेसिकली 2 मैकेनिज्म से अंडरगो कर सकता है। एक बार ट्राई पॉलीफॉस्फेरिक एसिड बनता है और एक बार डाई पॉलीफॉस्फेरिक एसिड बनता है। इतना डिटेल में मतलब देख सकते हो। हम तुम लोग को ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि अगर पहला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा SNA के टाइम पे, तो यहाँ पे ट्राई पॉलीफॉस्फेरिक एसिड बनेगा। और अगर ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा तो पायरोफॉस्फेरिक एसिड डायरेक्टली बन जाएगा। वो साइट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स पे, कौन से साइट पे अटैक होगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट का तुम लोग के पास ब्रेक है, जो करना चाहो कर लो। अब कुछ हम लोग कर नहीं रहे, अब हम लोग सिर्फ और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है। हम चाहे तो तुमको ये भी हो सकता है एग्जाम्पल खुद से देख लेना, लेकिन हम चलो खुद से तुम लोग को 20 मिनट के अंदर हर चीज़ करवा देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस का केस तुमको अपने पूरे 11-12 के टेन्योर में नहीं मिलेगा। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा चीज़ कवर कर पाए, क्योंकि एक चीज़ हमको दिखा है कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस, वो भी तुम लोग के लिए एस ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद एस ब्लॉक में पढ़ाना है तो हम यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन को अभी चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ग्रुप 15 का रिएक्शन है, लेकिन चाहो तो अभी भी याद कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग को याद ही करना है, ठीक है। हम तुम लोग को क्या करा रहे हैं, हम तुम लोग को बता रहे हैं क्या याद करना है और कैसे याद करना है, विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमोनिक्स, सम ट्रिक्स, ठीक है। और अगर यहाँ उसके पीछे कोई कंसेप्ट है तो वो कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर तुम लोग अभी चाहो तो अभी याद कर लो, वरना हम लोग ग्रुप 15 में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स लिखा हुआ है P4 और 10 के हाइड्रोलिसिस के बारे में, तो इसको तुम लोग चाहो तो रीड कर लेना।
इसको मत रीड करना यार, ये बेकार सा चीज़ है। वैसे तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग अभी पढ़े हो तो NOF3 और NSF3 का स्ट्रक्चर बना के देखना, तुम लोगों को बहुत चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। आंसर वैसे यहाँ पे मेंशन ही, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्राइंग का। अब यहाँ देखो BCl3 का हाइड्रोलिसिस रिविजन। BCl3 है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोरॉन का ट्राई हैलाइड है। बोरॉन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 2p का वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, हाइड्रोलिसिस होगा वाया SN2 मैकेनिज्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होगा। यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, Cl हटेगा, HCl का फॉर्मेशन होगा, और इसी तरीके से मतलब BOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको बहुत बार डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बस आता है, बोरिक एसिड एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? लास्ट जिससे मेरा बात हो रहा था वही जल्दी से बता दो। आदित्य। हेलो। हेलो। हाँ, H3PO3 एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, क्या है? एसिडिक नहीं, बेसिक है। बेसिक है। कोई और इससे सब सहमत है? कोई सहमत नहीं है तो जल्दी से आवाज उठाओ। प्रियातोष। वीक एसिड है। वीक एसिड। वीक एसिड मतलब मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, क्या है? चलो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते, हम ही बताते हैं क्या, ठीक है। वैसे तो H3PO3 जो होता है वीक एसिड कहना मतलब, देखो यहाँ पे बहुत सारा बुक्स बहुत सारा बात इस पे कहता है, लेकिन जो H3PO3 है ये एसिड नहीं होता, ठीक है। दिस इज नॉट एन एसिड। हाँ, अभी एक कोई परसेप्शन मत बनाना, मेरा सारा स्टेटमेंट सुनना, उसके बाद अब जो फाइनल चीज याद रखने बोलेंगे उसको याद रखना, ठीक है। H3PO3 कोई एसिड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से ये जो H है ये H+ लूज नहीं कर सकता है, ना ही ये OH लूज कर सकता है, ये ना ही एसिड है ना ही बेस है, ठीक है। pH 7 भी नहीं है इसका, ठीक है। ये नॉर्मल एक कंपाउंड है, जिसका pH देखना पड़ेगा कितना आता है, ठीक है। तो ये H+ डोनर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है तो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, वो अलग बात है, मतलब हम आर्हेनियस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये H+ लूज नहीं कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि ये वाटर जब H3PO3 वाटर में आता है तो यहाँ पे जो वाटर है ये वापस से इससे रिएक्ट कर जाता है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कराता है और एक H+ लूज करता है मीडियम, ठीक है। मतलब बेसिकली फॉर्म कर रहा है BOH होल 4 माइनस प्लस H+, ठीक है। ये फॉर्म करता है और यहाँ पे देखो अब H+ मिल गया। अब कोई भी चीज अगर H+ दे रहा है तो क्या है, एसिड। तब हम लोग बोलते हैं कि H3PO3 इज अ वीक एसिड एंड इट इज मोनोहाइड्रिक इन नेचर, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि अनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला H3PO3 कितना H+ देगा, तुम लोग बोलोगे 0। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि H3PO3 का एक्वस सोल्यूशन कितना H+ दे रहा है, तुम बोलोगे 1, ठीक है। और अगर एक जनरल स्टेटमेंट ही कह दिया कि H3PO3 क्या है, तुम लोग बोलोगे मोनोहाइड्रिक एसिड, ठीक है। लेकिन तुम लोग कंसेप्ट अब पता है कि ये कोई H अपने से लूज नहीं करता, वाटर से रिएक्ट करता है तब H+ रिलीज करता है। और ये H+ है किसका, वैसे ये वाटर का है। मैकेनिज्म लिखना, तुम लोग को समझ में आएगा कि ये H+ वाटर का ही है वैसे, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग याद है, यहाँ पे ये सब चीज हम मेंशन भी किए, ठीक है। इस लाइन को रीड मत करना, नहीं तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद ये चीज हम मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में, रिएक्शन के फॉर्म में तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको वीक मोनो बेसिक एसिड या मोनोहाइड्रिक बेस कह सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है NF3 का हाइड्रोलिसिस। चलो तुम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे तो इसको अब यहाँ पे थोड़ा पॉज करते हैं। तुम लोग आज टेस्ट भी है, टेस्ट के लिए भी बहुत लोग चिंतित हो गए।
कार्बाइड्स का पहले देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बाइड्स वो चीज़ है जिसपे मैक्सिमम लोग बहुत समय तक परेशान रहते हैं, ठीक है। तो पहले उसी को देखते हैं। कार्बाइड का तुम लोगों को मतलब नहीं पता होगा, हम कार्बाइड का मतलब से ही पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्बाइड होता है वो होता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको कार्बाइड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको कार्बाइड बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग आयनिक कार्बाइड लेंगे तो इसमें कार्बन पे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और हम लोग को इसी को डील करना है बेसिकली अपने पूरे इसमें कोर्स, ठीक है। तो कार्बाइड जो होता है, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखा है, विथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो कार्बाइड बेसिकली 3 तरीके का होता है, आयनिक कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है। और ये इसका डेफिनेशन है, इसको तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। बस जो कार्बाइड्स में तुमको इम्पोर्टेंट है वो इसका हाइड्रोलिसिस में, वो तुमको बता दूँ। यहाँ ये 4 या 5 कंपाउंड्स आते हैं, 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेई मेंस में, जेई एडवांस में, ठीक है। और इसको याद कैसे रखना है, इसका हम तुमको फॉर्मूला बताते हैं। अब जैसे Be है, बेरिलियम, इसका कार्बाइड बनाना है, ठीक है। तो इसका कार्बाइड कैसे बनाओगे, तो पहले तो ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, Be2C, ठीक है। फिर Al4C3, CaC2 तो सबको नाम सुना ही होता है, Na2C2 और Mg2C3, ठीक है। ये सारे के सारे कार्बाइड्स हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और अटैच किससे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे Al4C3 को उठाते हैं, ठीक है, तो अल्मोनियम हमेशा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और यहाँ पे जो C3 है ये 4- ऑक्सीडेशन स्टेट में, टोटल मतलब C3 का जो यूनिट है वो 4- ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे वैलेंसीज को इंटरचेंज किए, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली यही बनेगा, Al4C3 बनेगा, ठीक है। तो ये जो पहले तुमको कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। अब इसका हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है, पहले हम लोग प्रोडक्ट ही देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे Be2C4 का हाइड्रोलिसिस पे जो मिलता है ये होता है BeOH होल थ्राइस, ठीक है। अल्मोनियम के केस में AlOH होल थ्राइस, कार्बन के केस में CaOH होल थ्राइस होल ट्वाइस, और Na के केस में NaOH होल ट्वाइस, और Mg के केस में ये MgOH होल ट्वाइस प्लस प्रोपाइन, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये गैस कौन सा लिबरेट कर रहा है, ठीक है। इसको याद करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, वो तुमको बता देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फिर से देख लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, बैल, माथे, काना, ऐसे, मैगी, पी, ठीक है। ये एक छोटा सा निमोनिक है, इससे तुमको याद रहेगा कि कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है। और बिना रिएक्शन किए तुम कर दोगे उसको, क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा कि जब बेरिलियम का कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, या अल्मोनियम का कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तुम लोग देखोगे, अगर इस निमोनिक को पहले 2-3 बार अपने मन में बोल लो, बैल, माथे, काना, ऐसे, मैगी, पी, बैल, माथे, काना, ऐसे, मैगी, पी, ठीक है। तो बैल का क्या मतलब है, बैल का है BeAl, बैल। माथे का मतलब होता है मीथेन, तो मीथेन क्या हुआ, CH4, काना तो का Ca और ना Na, ऐसे, एसिटिलीन होता है C2H2, मैगी मतलब Mg, और Pa मतलब प्रोपाइन, ठीक है। तो अब तुम लोगों को पता है कि जब अगर बेरिलियम और अल्मोनियम का कार्बाइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो CH4 रिलीज करेगा, कार्बन और सोडियम का अगर कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो C2H2 रिलीज करेगा, और मैग्नीशियम का अगर कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो प्रोपाइन रिलीज करेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, इससे तुम लोग आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। बैल, CH4, काना, C2H2, मैगी, प्रोपाइन, ठीक है। इसको याद रखो। ऐसा हम लोग बहुत सारा न्यूमोनिक आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीज़ याद रखना है।
इसको 2-3 बार बोलोगे ना तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अल्मोनियम का केस लेते हैं, Al4C3, इसको अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो हम लोग के पास क्या बन रहा है, हम लोग जानते हैं कि अल्मोनियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे AlOH होल फ्लैश तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ H+ और OH-, तो OH- प्लस वाले से जाके जुड़ेगा और कार्बन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, प्रोपाइन, सॉरी CH4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर जैसे C2 कार्बन कैल्शियम कार्बाइड है तो CaC2 इसका फॉर्मूला होता है, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ वाटर को H+ OH- में ब्रेक किया, तो यहाँ पे OH- इससे रिएक्ट किया कार्बन से, और यहाँ पे फॉर्म हुआ CaOH होल ट्वाइस प्लस CaC2, सॉरी C2H2, ठीक है, एसिटिलीन फॉर्म किया। अगर मैग्नीशियम का कार्बाइड रिएक्ट कर रहा है तो प्रोपाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे समराइज किया जाए। तो तुमको क्या याद होना चाहिए इसमें, सबसे पहले कि हम लोग को सिर्फ इसका ही पता होना चाहिए। अब जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर किसी और कोई कंपाउंड का कार्बाइड आ गया तो क्या होगा, नहीं आएगा। NCERT बुक में सिर्फ इतना ही गिवन है, ठीक है। NCERT बुक में अगर सिर्फ इतना ही गिवन है तो हम लोग को सिर्फ इतना का ही याद करना है, ठीक है। तो अगर कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस यहाँ पे एक गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है, तो तुम लोग को पता चल गया कि कौन सा गैस रिलीज होता है। अब इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग ये जो सारे कंपाउंड्स है इसको कुछ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जैसे Be2C और Al4C3 मीथेन गैस रिलीज करता है तो इसको मिथेनाइड्स कहते हैं, ठीक है। CaC2 और Na2C2 एसिटिलीन गैस रिलीज करता है तो उसको एसिटिलाइड्स कहते हैं, और Mg2C3 प्रोपाइन गैस रिलीज करता है तो उसको प्रोपाइनाइड कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रोपाइन है इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये जो प्रोपाइन होता है तुम लोग को पता होगा कि ये होता है प्रोपाइन, ठीक है। एक पे 3- चार्ज और एक पे माइनस चार्ज, और ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि प्रोपाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये इतना में तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा तो इस ट्रिक को हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बैल, BE BEAL, बैल, माथे, मतलब ये दोनों क्या रिलीज कर रहा है, CH4 मीथेन। काना, CaNA, ये क्या रिलीज कर रहा है, एसिटिलाइड्स मतलब एसिटिलीन C2H2। ऐसे मैगी पिए तो मैगी का क्या होगा, मैग्नीशियम, ये क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है प्रोपाइनाइड, ठीक है। C3H कितना होगा, 4, सही लिखे, सही लिखे, C3H4, ठीक है। तो ये बन रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब चलो एक बार अपना अपना माइक अनम्यूट कर लो, एक एक करके जिसको कुछ कुछ अपना फीडबैक देना है वो दे सकता है, ताकि इस चीज़ का हम लोग उस चीज़ को और इंक्लूड करें। अगर लग रहा है कि कुछ और पढ़ाना है, कुछ और एक्स्ट्रा लेवल पे पढ़ाना है, या थोड़ा सा लेवल को कम करना है, या फिर जैसे ग्रुप 15 का चीज़ है ग्रुप 15 में पढ़ाना है, जो भी तुम लोग को लग रहा है अपना मन का बात बताओ, तो जल्दी जल्दी बताओ कि तुम लोग का आज टेस्ट है। टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। किसी को कुछ नहीं कहना है। रोहित कुछ बोलना चाह रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा जहाँ पे आप मतलब एक दो पॉइंट पे आप बोले कि बाद में समझाएंगे, तो वो फिर वो सब फिर बाद में समझाएंगे, याद रहेगा तब हम लोगों को ऐसे मालूम चलेगा क्या क्या बाद में समझना है।
नहीं, हम वैसे वैसे कोई हमको बोल दिया था वो सब चीज़ को अभी समझा देने के लिए, हम तुमको हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 हम सोच रहे थे बाद में बता देंगे, क्योंकि तुम लोग को हमको लग रहा था जैसे तुम लोग को देख नहीं सकते हैं तो हमको पता नहीं चलता तुम लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते तो पता चलता। जैसे इस पर ऐसे नहीं बहुत बार हो गया, बहुत बार ऐसे नहीं हुआ, ठीक है, और तुम लोग बोल भी रहे थे ऐसे नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम बोले थोड़ा टाइम ले लो बाद में बता देंगे। और कुछ रिएक्शन था जैसे H3PO3 का रिएक्शन HNO3 के साथ करा रहे थे, तो क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ग्रुप 15 में हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो रिएक्शन ही है, अभी तो हाइड्रोलिसिस से पढ़, ठीक है। और चलो एक एक करके, आदित्य जल्दी बोलो क्या क्या था। अभी एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं बस, ठीक है। अब तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। इन बोकारो, ठीक है, बोकारो में हाइड्रोलिसिस का मतलब लोग क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस का मतलब ये लोग समझते हैं, एक कंपाउंड है हम लोग के पास वाटर H2O, ठीक है, ये कंपाउंड है हम लोग के पास, ये कंपाउंड दो चीज़ से मिलकर बनता है, क्या, H+ और OH-। तो हम लोग को इसको कंपाउंड में ऐड करना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब तो ये हुआ रिएक्शन विद वाटर। अब तुम्हारे पास कोई कंपाउंड सपोज आया BCl3, ठीक है, BCl3 का कंपाउंड है। अब तुमको कोई बोलेगा अरे यार ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, SN2 SN1 ये क्या मैकेनिज्म कर रहे हो, बोरॉन पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ चला जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे क्या बन गया हमारा BOH होल थ्राइस प्लस HCl, ठीक है, अपना काम चल गया। फिर ये तुमसे बोलेगा कि एक और कंपाउंड लेते हैं IF3, ये कंपाउंड है, फिर से हमारे पास H+ और OH-। क्यों करना है हमें कोई मैकेनिज्म का खेल, बस यहाँ पे आयोडीन पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, प्लस वाला माइनस के साथ गया और माइनस वाला प्लस के साथ, और यहाँ पे बना IOH होल थ्राइस प्लस HF, और ये भी 3 मोल, ठीक है। बोकारो में हाइड्रोलिसिस का मतलब लोग इतना ही समझता है, इससे ज़्यादा ऊपर कोई उठ नहीं पाया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोलिसिस सिर्फ ये नहीं होता है, ठीक है, ये जो तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है ना, ये सब चीज़ कि H+ और OH- से तोड़ दिए, ये ऐसे हो गया, ये सब चीज़ ये सब चीज़ मतलब बच्चों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चे खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। ये तुम लोग को अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी जब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने लगोगे ना, तो खुद से भी इसको यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोलिसिस सिर्फ ये नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस में तुम लोग देखें कि P4O10 का भी हाइड्रोलिसिस होता है, SbCl3 का भी हाइड्रोलिसिस होता है, जहाँ पे प्लस और माइनस से यहाँ पे SbOH होल थ्राइस बन जाएगा, लेकिन बनता यहाँ पे SbO Cl और BiOCl, ठीक है। ये सब चीज़ P4O10 का हाइड्रोलिसिस, कायरोस एसिड मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस, प्लस हमारा कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस, प्लस हमारा जेनॉन का हाइड्रोलिसिस, जेनॉन फ्लोराइड्स का XeF2 XeF4 XeS, ठीक है। इसमें कहाँ से हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस से खेल पाएंगे, यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, बन गया हमारे पास 2 मोल HF, और यहाँ पे ये माइनस यहाँ से जाके जुड़ जाएगा, तो वो बंदा पता है क्या बोलेगा, बंदा या बंदी ये बोलेगी कि यहाँ पे XeOH होल ट्वाइस बनेगा, जबकि ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, Xe और O2 बनेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है और जेनॉन न्यूट्रल फॉर्म में मिल रहा है, तो ये चीज़ है, लोग इसको हाइड्रोलिसिस नहीं समझ पाते, ठीक है। और इस जो चीज़ को, ये जो जेनॉन का फ्लोराइड्स है, इसको ये लोग ऐसे बोलता है, ग्रुप 18 में जब पढ़ता है ना, तो ये लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स नहीं बोलते उसको, ये लोग ये बोलता है रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स विथ वाटर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पेपर में एक सवाल पूछ देना कि व्हाट इज द प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, तो वो लोग इसको आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि इस चीज़ को कोरिलेट ही नहीं कर पाता है। इसीलिए जब हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं तो हम लोग सब चीज़ को एक साथ पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को साथ में पढ़ते हैं, ताकि हम लोग के लिए आसानी हो समझने के लिए, ठीक है। अब तुम लोग को ये जो मैकेनिज्म क्यों पढ़ते हैं, वो उसका हम तुमको थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ दिखाते हैं कि क्या क्या आगे हो सकता है, ठीक है।
इस चीज को अभी मत देखना, ठीक है, या इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे NF3 आता है, ठीक है। NF3 के केस में रुक जाओ, ठीक है। NF3 के केस में जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +3, और फ्लोरीन पे होगा -1 -1 -1, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, लेकिन इसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो SN2 मैकेनिज्म नहीं हो सकता, क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो NF3 का मैकेनिज्म जो हाइड्रोलिसिस होगा ये हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, तो अगर क्वेश्चन पेपर में ये कहता है कि क्या NF3 हाइड्रोलाइज होता है, हम लोग बोलेंगे नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछते NF3 का हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है, तो हम लोग प्रोडक्ट आंसर कर देंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वापस एक फ्लोरीन टूटेगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, प्लस चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज बना तो यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। यहाँ OH आ गया और लोन पेयर आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए, फिर से ये फ्लोरीन हटा, यहाँ प्लस चार्ज आया, OH यहाँ जाके लग गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 OH आ चुका है। फिर से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पे जो एक वाटर मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट हो गया। याद करो जब कार्बन था sp3, तब यहाँ पे जब अगर 2 OH ग्रुप रहता था तो ये हट जाता था, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे कि कार्बन जब sp3 होगा तब हटेगा, चलो हम लोग इतना मान लिया। फॉस्फोरस जब sp3 में होगा तब हटेगा, इतना भी मान लिया। अब नाइट्रोजन जब sp3 में तो कैसे हट रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ये कोई रूल नहीं है। नाइट्रोजन का बहुत सारा कंपाउंड होता है जो 2 ऑक्सीजन को कंटेन कर सकता है, 2 मतलब OH को कंटेन कर सकता है, इससे पहला ही कंपाउंड, मतलब बहुत सारा कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि ये वाटर को एलिमिनेट कर रहा है, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है नाइट्रोसिल फ्लोराइड। नाम साथ साथ याद करते जाना, ठीक है। कॉमन नेम के लिए कोई शीट वीट नहीं मिलेगा, नाम याद करते जाए। नाइट्रोसिल फ्लोराइड हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। अब ये नाइट्रोसिल फ्लोराइड क्या हो रहा है, इतना तुम्हारा फर्स्ट स्टेप में तुमको मिल चुका है, ठीक है। अब इसमें हम लोग वापस से इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा कि तुम लोग सोच नहीं सकते। यहाँ से फिर से ये फ्लोरीन हटा, पॉजिटिव चार्ज बना, OH यहाँ पे आके जुड़ गया, OH आके जुड़ गया। अब यहाँ पे ये बना नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, HNO2 बना। इसका जब अगर हम लोग HNO2 को जब हीट करते हैं तो वो हमारा N2O3 देता है, ठीक है। ये ग्रुप 15 का ही एक रिएक्शन है, लेकिन हम लोग इसको अभी करें, तुम इसको एज इट इज याद रखो। जब अगर हम लोग HNO2 को हीट करते हैं तो हमें N2O3 मिलता है, ठीक है। तो N2O3 मिल गया, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, N2O3। लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या था, नाइट्रोसिल फ्लोराइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब कोई बंदा बता सकता है क्या, कोई सोच भी सकता है क्या कि हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्साइड मिल रहा है जो H+ और OH- के बिजनेस पे अपना काम चला रहा है, नहीं सोच सकता, ठीक है। अब JEE एडवांस में, JEE मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा, JEE मेंस में पहली बात तो ये पूछेगा ही नहीं, JEE एडवांस में पूछेगा। JEE एडवांस में ये पूछ दिया तो ये पूछेगा इसमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो बना। जो तुमको JEE एडवांस के क्वेश्चन का थोड़ा सा टेस्ट देते हैं। NF3 को अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं और टेम्परेचर बहुत हाई कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट X बन रहा है। प्रोडक्ट X को जब हम लोग फिर से बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं और एक्सेस वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये Y दे। Y जो कंपाउंड है हमारा, ये क्या है नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछेगा जो Y जो कंपाउंड है इसमें कितना OH बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना मतलब XOX बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को JEE एडवांस पिक करता है और इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस वाला बिजनेस था, प्लस माइनस वाला बिजनेस बोलता है कि NOH होल थ्राइस बनेगा और HF बनेगा, ठीक है। और वहीं पे उसका खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग का खेल बच जाता है, इस चीज़ को याद रखना। ये इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इसको अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, बाद में देखेंगे ग्रुप 15 में। इतना चीज़ ग्रुप 15 में देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे। SF6 स्टेरिक हिंड्रेंस। जब भी SF6 का नाम सुनो और हाइड्रोलिसिस का केस सुनो तो तुमको सिर्फ एक चीज़ याद आना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस कब काम आता है, सिर्फ SF6 के केस में। तुम लोग
सर सिर्फ SF6 के केस में क्यों काम आता है? IF7 भी तो इतना बड़ा कंपाउंड है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं होता? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, ठीक है। SF6 इज द ओनली कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ा दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम लोग सल्फर को देखोगे तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी और वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। लेकिन ये दोनों होने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। वाई? स्टेरिक हिंड्रेंस। रीजन याद रखना, क्योंकि तुमसे बहुत बार इस चीज को लिखवाएगा एग्जाम पेपर में, मंडे टेस्ट, ट्यूसडे टेस्ट, सब चीज में ये आते रहता है, ठीक है। उसमें तुम ये सब चीज नहीं लिखोगे, ठीक है। तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें ये सब चीज मेंशन मत करना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और वेकेंट ऑर्बिटल ये सब चीज मेंशन नहीं करोगे, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस को मेंशन करोगे। ये तुम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। SF4, SF4 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? SF4 का हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, एक बार बना भी लेते हैं। ठीक है, सीसॉ शेप बोलते हैं इसको। तो ये बन गया हमारा SF4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ देखो, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, 3D का वेकेंट ऑर्बिटल है और इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +4 का चार्ज है सल्फर पे, ठीक है। तो सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी हाइड्रोलाइज होगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? SN2 मैकेनिज्म के वाया हो रहा है, मतलब वाया SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 OH फॉर्म होगा, 2 OH होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी 2 OH ग्रुप सल्फर पे भी थोड़ा अनस्टेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये फैक्चुअल है, ठीक है। कार्बन और फॉस्फोरस जो है, इसको हमेशा याद रखना, बाकी जो भी चीज़ आ रहा है ना उसको एज एक्सेप्शन से याद रखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से भी वाटर हटेगा, ठीक है, वाटर हट गया, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? SOF2, फिर से एक ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे SNA मैकेनिज्म होगा, SNA मैकेनिज्म होगा तो क्या होगा? SNA मैकेनिज्म तुम लोग को आता नहीं है, वैसे हम जिसको आता है उसके लिए बता देते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा और यहाँ पे फ्लोरीन को हटाएगा, और इसी तरीके से दूसरे फ्लोरीन को हटाएगा और 2 OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? S डबल बॉन्ड O OH OH। इस कंपाउंड से डरो नहीं, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है? H2SO3, ठीक है। H2SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब जब लोग SF4 को वाटर से ऐड कर रहे हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? H2SO3, तो नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये चीज़, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा H+OH- वाला चक्कर IF7, ठीक है। IF7 का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे भी SN2 मैकेनिज्म होता है। तो इसको थोड़ा सा तुमको आसान तरीके से याद करने का बताते हैं, ठीक है। IF7 है, SN2 मैकेनिज्म होगा। क्यों होगा SN2 मैकेनिज्म? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो I है, यहाँ पे 7 OH ग्रुप्स ऐड होगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। 7 OH ग्रुप ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 OH ग्रुप्स ऐड हो गए। अब क्या होगा? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होगा, तो 2-2 का पेयर करके वाटर एलिमिनेट होने लगे। रिपीट कीजिए तो, डबल बहुत बड़ा है तो? आयोडीन बहुत बड़ा है तो इसमें 2 OH ग्रुप्स आर नॉट स्टेबल। ये मैकेनिज्म नहीं बता रहे, ये बस तुमको याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 OH ग्रुप यहाँ पे स्टेबल नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 1 मोल यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ, यहाँ से 1 मोल वाटर एलिमिनेट हुआ, और यहाँ से 1 मोल वाटर एलिमिनेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 3 मोल वाटर एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे फॉर्म क्या किया? I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि एक OH बच गया। अब यहाँ पे ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, तुमको फाइनल प्रोडक्ट आता है, लिखना आता है। अब मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, ठीक है। IF7 है तो सबसे पहले एक OH में आया होगा और यहाँ पे बाकी जो 6 है ये फ्लोरीन होगा, यहाँ तक सब सही है। दूसरा SN2 हुआ होगा, यहाँ पे दूसरा OH आया होगा, इसी पॉइंट पे वाटर हट चुका होगा, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड O बन चुका होगा, मतलब समझे, यहाँ पे I डबल बॉन्ड O बन गया और यहाँ पे बाकी 5 फ्लोरीन पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर अब एक SN2 हुआ, यहाँ पे OH लगा, दूसरा SN2 हुआ, यहाँ OH लगा, वाटर मतलब 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, फिर से हट गया, यहाँ से ये चीज हटा और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे SN2 हुआ, यहाँ OH लगा, यहाँ OH लगा, वाटर हटा और यहाँ डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और आखिरी SN2 हुआ तो यहाँ पे OH लगा, ठीक है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट आता है और हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये कंपाउंड ले IOH OH OH, इस कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी 2 OH ग्रुप है, अनस्टेबल है, वाटर निकाल दो, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। अब तुम लोग एक चीज़ हम थोड़ी देर पहले बताए थे, इंटर हैलोजन कंपाउंड, जैसे अगर तुमको सिर्फ H+OH- खेलना आता है, जैसे तुम्हारे पास IF3 कंपाउंड है तो यहाँ पे तुम्हारे पास H+, यहाँ OH-, तुम क्या किए, प्लस वाले पे डाल दिए, और H+ क्या किया, माइनस वाले पे डाल दिए, तुम्हारा क्या फॉर्म होगा, IOH होल प्लस। लेकिन इसके आगे तुम कुछ और कर नहीं पाओ, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता, ये मतलब एज ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्म होता है और उसके बाद हट जाता है, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आता है HiO2। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, यहाँ पे तुम अपने आप को एस कर पाओ, ठीक है, HiO2 और H, ठीक है। ये एक रूल होता है कि हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है जनरली, ठीक है, ये चीज़ फैक्ट है, इसको अभी ध्यान में रखना। जब हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम फिर से रिपीट करेंगे कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, तब तक तुम लोग थोड़ा सा और मैच्योर हो जाओगे तो समझने के लायक हो जाओगे, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, क्वेश्चन है, इसको अगर चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहो तो लीव कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो हमसे क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी इतना तुम लोगों को नॉलेज नहीं होगा क्योंकि ग्रुप 17 का भी थोड़ा सा नॉलेज इन्वॉल्व करता है, तो इसीलिए इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे वापस हम लोग कार्बाइड से पहुँचे, ठीक है। तो ये पूरा था हाइड्रोलिसिस का तुम्हारा कहानी, और अगर इस पूरे को एक टेबल में समराइज करना चाहो तो वो भी हम करके रखें, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, SiCl4, CCl4, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। 2-3 एग्जाम्पल्स और देखते हैं, ठीक है, लास्ट 10 मिनट्स 2-3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। PCl5 का हाइड्रोलिसिस, PCl5 जानते हैं फॉस्फोरस से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेकेंट ऑर्बिटल है, SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, फॉस्फोरस हुआ, SN2 हुआ, 2 OH ग्रुप पहले लगा होगा और 3 क्लोरीन, मतलब ये चीज़ फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। 2 OH अनस्टेबल है और वाटर हट गया होगा, ये बना होगा, ठीक है। उसके बाद SNA में हुआ होगा और H3PO3 बना होगा, ठीक है, सॉरी हाँ H3PO4 बना होगा, ठीक है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म लिखना आता है, तुरंत कर सकते हैं। SNA में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तब तक के लिए तुम लोग इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। SNA जब हो जाएगा तो तुम्हारा कोई चिंता ही नहीं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद एक आखिरी चीज़ आता है,
एक आखिरी चीज आता है इस पूरे हमारे कंटेंट का, ठीक है, और ये चीज थोड़ा सा नया है लेकिन थोड़ा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके साथ जो कहानी एसोसिएटेड है ये और भी अच्छा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF, ठीक है, ये चीज एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शंस के तरह से आप इसको याद रखेंगे, 2 एक्सेप्शन ही होता है बेसिकली इस पूरे में, ज़्यादा नहीं होता है। SiF4 क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेई मेंस में आ भी चुका है, SiF4 क्या करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस करता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, बोथ नन, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस आंसर था। प्रोडक्ट क्या होता है, कितना % कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें ये 2 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के और इसको एज इट इज याद रखना होता है, ठीक है। SiF4 अगर वेकेंट ऑर्बिटल वगैरह देखें तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल भी है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्म क्या होगा, SiOH4 SN2 मैकेनिज्म से, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे Si के साथ जो OH होता है ये स्टेबल होता है, ठीक है। ये एक फैक्ट जैसा मालूम, क्योंकि ये बात आगे जाके बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड का नाम क्या होता है SiOH4 का, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा उसका, मतलब बहुत लॉन्ग चेन पॉलीमर्स वगैरह भी बनाता है इसी कंपाउंड से, बाद में उसको टर्मिनेट कराना पड़ता है, वो हम बता देंगे तुम लोग को जब हम लोग ग्रुप 14 पढ़ेंगे, उसका नाम अभी हमको एक्चुअली याद नहीं आ रहा, ठीक है। सिलिकेन बोलते हैं या सिलिकेन ही बोलते हैं क्योंकि सिलिकॉन तो डबल बॉन्ड वो होता है, सिलिकेन बोलते हैं, ठीक है। सिलिकेन्स का फॉर्मेशन करता है। पहले दिन हम इसको बताए थे कि इसको सिलेन बोला जाता है, टेट्रा हाइड्रोक्सी सिलेन या सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं। सिलिकेन अलग चीज़ है, वो जो हम लोग पढ़ेंगे तब तुमको बता दें, अभी खैर हाइड्रोलिसिस पे फोकस करो, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ, जैसे एक रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें SiF4 को डाला और H2 को डाला, ठीक है। तो जब ये पहले रिएक्ट किया तो ये फॉर्म किया SiOH4, SiOH4 के साथ ये फॉर्म किया HF, ठीक है। अब ये HF जो है, मतलब जब तुम लोग कॉलेज आओगे ना, बहुत सारे रिएक्शन तुम लोग लैब में परफॉर्म करोगे, ठीक है। लैब में परफॉर्म करोगे तो तुम लोग एक चीज़ देखोगे कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मीडियम में SiF4 पहले से मतलब कुछ इनिशियली भी प्रेजेंट होगा जो रिएक्ट नहीं किया होगा, उससे ये HF रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। उससे ये HF रिएक्ट कर जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा H2SiF6, ठीक है। H2SiF6 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इन दोनों रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ से HF कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और यहाँ से जो नेट रिएक्शन होता है ये बनता है बॉटम वाला, ठीक है। ये बस पूरा बैलेंस करने का ही है। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ SiF4 प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर गिव्स SiOH4 प्लस H2SiF6। अब यहाँ पे देखो कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिला, H2SiF6, ये है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे हम लोग 3 मोल लिए, 3 मोल अगर SiF4 ले रहे हैं तो हम लोग को 1 मोल SiOH4 और 1 मोल H2SiF6 मिल रहा है, मतलब फ्लोरोसिलिसिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन 33% कंप्लीट हुआ, ठीक है। 33% कैसे कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ से 3 मोल ले रहे हैं और हम लोग को 1 मोल सिर्फ SiOH4 का मिल रहा है, जबकि हम लोग को 3 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, सिर्फ 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, रेशियो क्या हुआ, 1/3, मतलब रिएक्शन 33% कंप्लीट है, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो जल्दी से माइक अनम्यूट करो और बोल दो। अब यहाँ पे एक फन फैक्ट है कि ये चीज सिर्फ SiF4 के साथ होता है, ठीक है। अगर हम लोग SiCl4 लेंगे तो वो चीज नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे SiOH4 फॉर्म होगा और जब यहाँ पे ये HCl से, यहाँ पे तो पर्टिकुलरली HCl फॉर्म होगा, तो ये H2SiCl6 नहीं बना पाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कंपाउंड है। Si थर्ड पीरियड का बहुत बड़ा एलिमेंट है, Ca थर्ड पीरियड का और बड़ा एलिमेंट, मतलब रिलेटिवली उससे छोटा है लेकिन बड़ा है, थर्ड पीरियड का होगा, और उसमें 6 लगा हुआ है, तो स्टेरिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करे, ठीक है। ये सिर्फ SiF4 के साथ होता है, ये चीज को ध्यान में रखना। SiCl4 के साथ SiOH4 ही मिलेगा, एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन नंबर 2, BF3, ठीक है।
BF3 यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 है, ये इसमें भी हो रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब बोकारो बिजनेस क्या कहता है? बोकारो बिजनेस कहता है अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे BF3 कंपाउंड हमें गिवन है, तो H2O के साथ इसको हाइड्रोलाइज कराना है। सिंपल देखो, H प्लस OH माइनस, OH माइनस को यहाँ जोड़ दिए, H प्लस को यहाँ जोड़ दिया, कहानी खत्म। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो BF3 है ये H2O से रिएक्ट करेगा और BOH होल थ्राइस बनाया, लेकिन रिएक्शन मीडियम में कुछ BF3 पहले भी अनरिएक्टेड बचा हुआ है, ये इस HF से फर्दर रिएक्ट किया, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अगर याद हो तो ये फिर से इस HF से रिएक्ट किया और ये बना दिया HBF4, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। HBF4 ये कंपाउंड का फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम लोग बैलेंस करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 4 मोल BF3 के साथ अगर 3 मोल वाटर रिएक्ट कर रहा है तो BOH होल थ्राइस प्लस HBF4 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 मोल जब BF3 लिए तो इससे सिर्फ 1 मोल BOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन हुआ। इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि 1/4 ही सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो परसेंटेज में निकाले तो 1/4 × 100 विच इज इक्वल टू 25% ये रिएक्शन कंप्लीट है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोलिसिस खत्म होता है। सिमिलरली PCl3 का अगर देखोगे तो वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सेप्शन है जहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, SiF4 एंड BF4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? नो, ठीक है। तो हम लोग अब इस लेक्चर को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं, और अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक चीज़ हम तुम लोग बस छोटा सा कहना चाहेंगे, जितना लोग बचा है बाकी लोग रिकॉर्डिंग में सुन ले, सुन लेगा, वो ये कि 2-3 लोग हमसे पूछ रहा था कि वो कौन सा फॉर्म भरना है LPU वाले के बारे में, क्योंकि बहुत लोग एक हाँ LPU वाला फॉर्म के बारे में हमसे बहुत लोग टेलीग्राम पे पूछ रहा था। हम तो यार तुम लोग क्लास में आए थे तब भी बकायदा तुम लोग को बताए थे, लेकिन फिर से बताए थे। LPU का फुल फॉर्म होता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, तो चलो रिकॉर्डिंग में रहना तो बाकी लोग भी देख लें, ठीक है। ये एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जो लोग JEE एडवांस निकालते हैं, ठीक है। सबको नहीं, इसका एग्जाम भी देना रहता है और JEE एडवांस का भी एग्जाम देना रहता है, ठीक है। इसमें से ये टॉप 10 लोग को, मतलब हर IIT से और हर NIT से फेलिसिटेट करता है विद सम कैश मनी, ठीक है। IIT से अगर तुम IIT में जाओगे तो तुमको 2 लाख रुपीज़ देगा, और अगर NIT में जाओगे तो 1 लाख रुपीज़ देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का फॉर्म भर देना, ठीक है। हम भी भरे थे और हमको भी मिला, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग भी इस फॉर्म को भरना, और इसका पेपर आसान आता है, जैसे एकदम बिट साइड का पेपर आता है ना, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो वैसा ही आता है, ठीक है। तो बिट साइड का लेवल हम लोग जानते हैं, बहुत आसान सा पेपर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से LPU का लेवल भी एकदम बिट साइड के लेवल जितना ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का बस ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय LPU नेस्ट स्टडी ग्रांट के नाम से ये प्रचलित है, तो इसीलिए इस चीज़ को फिल कर देना, ठीक है। इसको फिल करना। बाकी तुम लोग कुछ ना समझ में आए तो इसका कॉलेज का नंबर वेबसाइट में मिल जाएगा, उस पर कॉल वॉल करके पता कर सकते, ठीक है। तो बस लेक्चर को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। चलो टेस्ट के लिए तुम लोग को बेस्ट ऑफ लक, बाय। थैंक यू भैया।